नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। और मैं हूं वैष्णवी पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। वोटिंग 20 नवंबर को होगी और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इस बार चुनावी लड़ाई में मराठवाड़ा क्षेत्र और मराठा आरक्षण आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। मराठवाड़ा की 46 सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जातिगत एकजुटता और ध्रुवीकरण के अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। राज्य पिछड़ा आयोग के अनुसार मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 28% है। फरवरी में विधानसभा में 10% आरक्षण का कानून पारित किया गया था, लेकिन इस फैसले का असर आगामी लोकसभा चुनाव में दिखाई नहीं दिया। महायुति गठबंधन को 2024 के चुनावों में बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर हार का सामना करना पड़ा। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस बना हुआ है। शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में एक इंटरव्यू में अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में खुलासा किया। शाहरुख खान का कहना है कि वो अपने जीवन के आखिरी दिन तक काम करना चाहते हैं और उनका सपना है कि वो फिल्म के सेट पर अपनी आखिरी सांसें लें। उन्होंने बताया कि उन्हें गंभीर रोल करने से ज्यादा वो उन किरदारों में रुचि रखते हैं जो जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हमेशा एक्टिंग करेंगे तो उन्होंने बिना झिझक के कहा, हाँ, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं एक्टिंग करूंगा। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि उनकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य एक्टिंग करना है और वह इसके लिए पूरी तरह से समर्पित है। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत और अरबी दोनों भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जा रही है। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूम काजी ने हाल ही में बताया कि राज्य के मदरसों में संस्कृत के श्लोकों के साथ अरबी भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्कृत और अरबी दोनों ही प्राचीन भाषाएं हैं और इसमें आपस में कई समानताएं हैं। इसके अलावा मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स लागू करने के लिए 96.5% छात्र सफल हुए हैं। यह कदम मदरसों में हो रहे सुधारों का हिस्सा है, जो बच्चों को मुख्य धाराओं की शिक्षा में जोड़ने का कदम माना जा रहा है। मुफ्ती समूम काबजी ने यह भी बताया कि पूर्व सरकारों ने भय दिखाकर इन बच्चों को मुख्य धारा से अलग कर दिया था, लेकिन अब इस पहल के जरिए उन्हें वापस जोड़ा जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष में इजराइल ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के प्रमुख नेता और मुख्य साजिशकर्ता सिनवार को मार गिराया है। इस खबर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे इजराइल के लिए शुभ दिन करार दिया है। सिनवार हमास के प्रमुख शहरों में से एक थे और इजराइल के खिलाफ चल रही गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी मौत को इजराइल की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ये इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को साबित करता है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए यह कदम जरूरी था। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इस पर कार्रवाई का समर्थन किया। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 13 साल का समर बिल्लोरे डीजे की तेज धुन पर नाचते समय अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। घटना 14 अक्टूबर की है, जब समर दुर्गा विसर्जन में शामिल हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों और स्वजनों के अनुसार डीजे की आवाज़ पहले कम थी, लेकिन जैसे ही साउंड तेज हुआ, समर अचानक गिर पड़ा। उसकी मां ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन डीजे की आवाज़ बंद नहीं की गई। बेसुध समर को तुरंत नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि समर सेंट जोसेफ स्कूल का छात्र था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। इस हादसे में परिवार और स्थानीय लोग सदमे में हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और डीजे साउंड की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों रिंकू उर्फ सरफराज और मोहम्मद तालिब का एनकाउंटर हुआ, जिसमें उन्हें पैर में गोली लगी। इस घटना ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो उत्तर प्रदेश आज कई मामलों में दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में होता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसे एनकाउंटर कर रही है ताकि अपनी असफलताओं पर पर्दा डाल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में किडनी के मरीजों का इलाज अब मुफ्त होगा। इस फाइल पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए गए और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह उनका पहला बड़ा निर्णय है और इसे घोषणा पत्र में किए गए वादों के तहत पूरा किया जा रहा है।
अब हरियाणा सरकार किडनी डायलिसिस का पूरा खर्च वहन करेगी, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तीसरी बार जनता द्वारा भारी जनादेश देने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने विपक्ष के नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे, जहां वो कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह दौरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर हो रहा है। इस बार के शिखर सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीनेशनल फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, जिसका मकसद है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। इस सम्मेलन में पीएम मोदी और अन्य ब्रिक्स देशों के नेता भी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति पर भी बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह सम्मेलन भविष्य में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का भी एक शानदार अवसर होगा। इस मंच से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में इस साल 30 अक्टूबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव मनाया जाएगा और इसे भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और जिसमें एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी योजना है। लेकिन खास बात यह है कि यूपी सरकार ने अयोध्या से दूर बैठे रामलला के भक्तों को इस आयोजन से जोड़ने का एक अनूठा तरीका निकाला है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक दिया प्रभु श्री राम के नाम योजना शुरू की है, जिसके तहत भक्त घर बैठे दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लोग ऑनलाइन दान करके दिए की बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद वह दिया दीपोत्सव में जलाया जाएगा और प्रसाद उनके घर भेजा जाएगा। इससे रामलला के भक्त चाहे वे देश में हो या विदेश में इस ऐतिहासिक और पवित्र उत्सव का हिस्सा बन सकेंगे। रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी की यूथ ब्रिगेड पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली का सारा पैसा प्रचार और भ्रष्टाचार में बर्बाद कर दिया है। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विधायक फंड को 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया, जिससे दिल्ली पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस फंड की जरूरत चुनाव से पहले क्यों पड़ी, जब मौजूदा फंड का सिर्फ 20% ही विकास कार्यों में खर्च हुआ है। साथ ही बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड जो पहले मुनाफे में था, अब 73,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और यह सब भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण हुआ है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में शराबबंदी को लेकर सियासत को गरमा दिया है। बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब से होने वाली मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार इस पर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर उठाए सवाल। इस तरह की घटनाएं राज्य सरकार के शराबबंदी कानून की विफलताओं को उजागर करती है। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गरीब लोग महुआ की शराब पीकर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि कितना पीना चाहिए। उनके इस बयान ने सियासी बवाल और बढ़ा दिया है। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। मुझे यानी वैष्णवी पांडे और मनिंदर प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत।